नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्कैटरिंग फ्रेम के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले दो लेक्चर्स में हमने स्कैटरिंग थ्योरी के बारे में डिस्कस किया और डिफ्लेक्शन क्रॉस सेक्शन के बारे में डिस्कस किया। तो स्कैटरिंग फ्रेम हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी स्कैटरिंग की जब हम स्टडी करेंगे उसके लिए हमें एसेंशियली हमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए। ठीक है, तो देखो दो प्रकार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। नंबर एक पर है आपका लैब फ्रेम है और दूसरा है सेंटर ऑफ मास फ्रेम है। ठीक है, दोनों फ्रेम से एग्जैक्टली आप ऑलरेडी ग्रेजुएशन लेवल में फेमिलियर हैं, फिर भी थोड़ा सा अपन इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, लैब फ्रेम में क्या होता है, एक पार्टिकल कोई भी m1 है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी आपकी vl1 है। ठीक है, l का मतलब यहाँ पे लैब फ्रेम का मतलब, ठीक है, 1 का मतलब क्या है, पहले वाले पार्टिकल की वेलोसिटी। ठीक है, नोटेशन को थोड़ा विशेष ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ पर कोई दूसरा पार्टिकल है, वो जो है वो m2 पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी vl2 है। ठीक है, यहाँ कंडीशन क्या रखी गई है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कि आपका जो दूसरा नंबर जो पार्टिकल है जिसका द्रव्यमान m2 है वो स्टेबल है, तो उसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। ठीक है, तो देखो, और एक यहाँ पर VCM मतलब सेंटर ऑफ मास कैपिटल M रखा गया है। अब कंडीशन क्या होगी कि लैब फ्रेम में क्या होगा कि ये पार्टिकल जो रहेगा स्टेबल, देखो इसको हम लेफ्ट करते हैं, सिंपल यहाँ देखते हैं, ये पार्टिकल जो है एकदम स्थिर रहेगा, ये पार्टिकल मूव करेगा, लेकिन याद रखना इन दोनों के बीच में इनका सेंटर ऑफ मास होगा। क्लियर होगा, तो ये तो स्टेबल है। जैसे जैसे ये पार्टिकल अपने आगे की ओर बढ़ेगा तो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास भी क्या होगा, इसकी तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, दोनों मास के डिस्टेंस के लगभग बीच में होता है, या फिर वो दोनों के मास के एक अनुपातिक फॉर्मूले में होता है। ठीक है, तो क्या होगा कि जिस प्रकार ये पार्टिकल आगे बढ़ेगा लैब पार्टिकल, ठीक है, उसी प्रकार सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इसकी तरफ बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो कंडीशन क्या होगी कि जब वो ये पार्टिकल जब इस पार्टिकल के पास पहुंचेगा और टकराएगा, टकराने के बाद क्या होगा, ये पार्टिकल इस तरफ चला जाएगा और ये पार्टिकल इस तरफ चला जाएगा। सिंपल हो गया। देखो आपको एकदम सिनेरियो दिख रहा होगा, वहां पर कुछ एंगल्स भी दिए हुए हैं। एक सिंपल, अगर ये एक्स एक्सिस है आपकी, अगर तो इस एक्स एक्सिस से इनके एंगल भी दिए हुए हैं आपको। ठीक है, ये दिया हुआ है थीटा L1, ये दिया हुआ है आपका थीटा L2 दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जो सेकंड जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस किया आपका वो है सेंटर ऑफ मास फ्रेम है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो हमने कहा ना कि इन दोनों पार्ट के बीच में जहां भी सेंटर ऑफ मास है, तो असल में क्या होता है, हम वहीं खड़े हो जाते हैं और वहां पे खड़े होकर के हम पूरी घटना को देख रहे होते हैं। नेट एग्जांपल, जैसे मान लिया मैं सेंटर ऑफ मास पे खड़ा हूँ, कोई पार्टिकल इधर है और एक पार्टिकल इधर है। ठीक है, ये आपका M2 पार्टिकल है, ये आपका M1 पार्टिकल है। तो क्या होगा कि ये स्टेबल है, और जब ये पार्टिकल मेरी तरफ बढ़ेगा तो मेरी जो पोजीशन सेंटर ऑफ मास की है वो किस तरह बढ़ेगी, वो इस तरह बढ़ेगी। ठीक है, तो मुझे क्या लगेगा कि ये पार्टिकल भी मेरी ओर आ रहा है और ये पार्टिकल भी क्या हो रहा है, मेरी ओर है, क्योंकि मुझे क्या लग रहा है, मैं स्थिर हूँ। ठीक है, सेंटर ऑफ मास का ये बेनिफिट होता है कि वो हमेशा रेस्ट में माना जाता है। ठीक है, तो क्या उसी का लगेगा, दोनों पार्टिकल मेरी ओर आ रहे हैं। ठीक है, और मेरे ही पॉइंट पर दोनों की टक्कर हुई है और दोनों फिर क्या हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं। ठीक है, सिंपल देखो ऐसा यहाँ पर हुआ है, ये सेंटर ऑफ मास है, दोनों पार्टिकल सेंटर ऑफ मास की ओर आते हुए नजर आएंगे उसे। ठीक है, और टकराने के बाद क्या होगा, वो दोनों उस पॉइंट से अगेन दूर जाते हुए नजर आएंगे। ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास की हमेशा जो थी वो एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि जो टकराने के बाद जो एंगल बना वो एक्स एक्सिस से वो क्या बना, थीटा C1, इसका थीटा C2 बना। ठीक है, अब देखो ये दो फ्रेम क्या है, दोनों अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, लेकिन हमें स्टडी करने के लिए दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कोलैबोरेशन चाहिए। ठीक है, तो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मैंने कोलैबोरेशन इस प्रकार कर दिया है। ठीक है, कि सेंटर ऑफ, क्योंकि इससे मैंने क्यों किया है, क्योंकि देखो जब यहाँ पर कोलिजन होगा, ठीक है, तो क्या एक पार्टिकल उधर गया, एक पार्टिकल इधर गया, लेकिन इनका सेंटर ऑफ मास हमेशा कहाँ होगा, बीच में होगा। मतलब क्या होगा, यहीं पे होगा। ठीक है, अगर ये और आगे बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे चला जाएगा। मतलब क्या होगा, सेंटर ऑफ मास हमेशा एक्स एक्सिस पर ही रहेगा। ठीक है, और सेम ऐसा ही किसके साथ होगा, यहाँ पर भी होगा कि ये मास से कितने भी दूर चले जाए, लेकिन इनका सेंटर ऑफ मास हमेशा क्या रहेगा, इस एक्सिस पर ही रहेगा। ठीक है, तो मैंने इसका एक डायग्राम ऐसा बनाया है कि पहला पार्टिकल टकराने के बाद M2, ठीक है, M2 यहाँ से टकराने के बाद पार्टिकल जब इस तरफ जा रहा है और ये पार्टिकल इस तरफ जा रहा है, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, एग्जैक्टली एक्स एक्सिस पर नहीं होगा, कि उसकी गति हमेशा किधर रहेगी, एक्स एक्सिस की तरफ ही रहेगी। और सेंटर ऑफ मास में भी क्या होगा, पार्टिकल चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ, लेकिन उनकी गति किधर रहेगी, केवल एक्स एक्सिस पर ही रहेगी। तो ये मैंने देखो एक कंबाइंड एक डायग्राम बनाया है जिसमें ये दोनों जो रेखाएं हैं वो दोनों यहाँ से ली गई हैं और ये वाली जो लाइन है वो एग्जैक्टली ये वाली लाइन है। ठीक है आपको, अब देखो इसको बहुत ही केयरफुली समझना, ये अगर आप डायग्राम समझ में आ गया आपको, अगर
तो उसका जो मैथमेटिकल पोर्शन वो बहुत ईजी है आपका, ठीक है। तो सिंपल देखो अपन क्या ऑब्जर्व करते हैं कि सिंपल अगर अपन सेंटर ऑफ मास फ्रेम में लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं सिंपली कि वेलोसिटी, सॉरी मैं लिख देता हूँ, वेलोसिटी L1 इक्वल टू VCM प्लस आपका VC। ये मैंने कंडीशन क्या लिखी है, कोलिजन होने से पहले, बिफोर कोलिजन ये वाली कंडीशन होगी कि जो लैब फ्रेम की जो वेलोसिटी है वो किस प्रकार फाइंड आउट की जाती है, सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी वो, और जो इससे मतलब सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो वेलोसिटी चल रही है वो वाली, मतलब ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी और वो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में उसकी वेलोसिटी। ये तो किस में आया, ये तो बिफोर कोलिजन आया। लेकिन आफ्टर कोलिजन देखो यहाँ पर एक वो डायग्राम लिख रहा है, डायग्राम में एक ट्राइंगल को देखो, ठीक है। ये ट्राइंगल क्या है आपका M1, सॉरी आपका A, आपका B और आपका C आपका है। इसमें ट्राइंगल रूल से, ठीक है, आपका त्रिभुज का नियम से क्या होता है, देखो ये वाला वेक्टर इधर जा रहा है जो आपका वेक्टर नहीं होता ट्राइंगल, और ये वाला इस तरफ जा रहा है, ये वाला इस दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनेगा, V आपका L1 डैश आपका, ठीक है, इक्वल टू PCM प्लस आपका V डैश C1। ये एग्जैक्टली आपका बिफोर, ये आपका एग्जैक्टली आफ्टर कोलिजन, ठीक है। ये दो इक्वेशन हमें मिली है, इन्हीं का ही यूज करेंगे, है ना। अब देखो एग्जैक्टली आप एक चीज नोटिस करो यहाँ पर कि ये जो एक्स एक्सिस है इसके ऊपर अगर अपन इनके कंपोनेंट लेंगे तो क्या होगा, वो सेंटर ऑफ मास की डायरेक्शन में आ जाएंगे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास क्या है, सेंटर ऑफ मास केवल एक्स एक्सिस पर ही चल रहा है अपना। तो देखो फर्स्ट इस ट्राइंगल को लेते हैं, ठीक है, इस ट्राइंगल में VCL एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है, यानी एक्स एक्सिस पर कंपोनेंट, इसे एग्जैक्टली आप नोटिस करोगे तो क्या मिलेगा आपको कि ये कंपोनेंट जब इसके ऊपर आएगा, एंगल क्या है आपका थीटा L1 है, वो क्या होगा एग्जैक्टली आपका कोस थीटा होगा, ठीक है। तो देखो ये पोर्शन जो ऊपर एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा VL1 आपका डैश कोस थीटा और L1, है ना। और VCM एग्जैक्टली अपना है जिसे चल रहा है, अपना VCM है जिसे चल रहा है, प्लस जो ये आपका ये वाला है ये भी एग्जैक्टली यहाँ गिरेगा तो क्या होगा आपका V1C1 आपका कोस थीटा C1। ये एग्जैक्टली इक्वेशन बनेगी इसके लिए आपके इस ट्रायंगल में इस कोस वाले कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट के लिए। सिमिलरली अगर मैं वाई कंपोनेंट निकालूं, ठीक है, तो क्या होगा एग्जैक्टली देखो वाई कंपोनेंट मतलब क्या हुआ, इसका यहाँ पर ये वाई कंपोनेंट, ठीक है। और आप देखोगे कि y कंपोनेंट में आपका VCM जो सेंटर ऑफ मास वो किधर चल रहा है, केवल x में चलता है, इसका y कंपोनेंट होता ही नहीं है। इसका y कंपोनेंट क्या होगा एग्जैक्टली आपका, वो होगा आपका VL1 डैश आपका साइन थीटा L1 इक्वल टू, और VCM क्या होगा, जीरो होगा आपका, और इसका कंपोनेंट y क्या होगा, यहाँ पर होगा एग्जैक्टली आपका, वो क्या होगा आपका, वो होगा VC1 डैश और साइन थीटा C1 एग्जैक्ट कंपोनेंट हो गया आपका। अब देखो एग्जैक्टली ये हमारे पास दो इक्वेशन मिल गई है, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को थोड़ा अनुपातिक तौर पे देख लेते हैं, ठीक है, कि इस इक्वेशन को ऊपर रखता हूँ, इस इक्वेशन को मैं डिवाइड में डाल देता हूँ, तो क्या होगा, जैसे इसको डिवाइड में डालूंगा तो क्या बनेगा मेरा, साइन थीटा L ऊपर रहेगा, कोस थीटा नीचे रहेगा, तो क्या बनेगा आपका tan थीटा L1 बनेगा, ठीक है। और असल में हम लोग कर क्या रहे हैं, हम असल में सेंटर ऑफ मास फ्रेम और लैब ऑफ मास फ्रेम के अंदर जो भी हम क्या कर रहे हैं, रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो tan थीटा की बना, इसको ऊपर रखा, इसको इसमें नीचे भाग दे दिया, और सिमिलर कंडीशन यहाँ लिखोगे तो क्या बनेगा, ऊपर आपका ये ऊपर रहेगा VC1 डैश साइन थीटा C1 अपॉन आपका ये आपका VCM प्लस आपका V डैश C1 कोस थीटा C1 एग्जैक्ट हो गया आपका। अब इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर लो, किस फॉर्म में कि VCL डैश से इसको कॉमन लेके मैं इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा, tan थीटा L1 इक्वल टू, जब मैंने इसको कॉमन लिया तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा आपका, ऊपर बचेगा केवल आपका साइन थीटा C1 और नीचे क्या बचेगा आपका कोस थीटा C1 प्लस आपका VCM अपॉन आपका V C1। ये एग्जैक्टली आपका बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे को
ये वाला पोर्शन अगर सॉल्यूशन मिल जाए इसका, ये देखो एक तो मुझे यहाँ तो ऐसे मिल रहा है कि इन दोनों को अप एंड डाउन करो तो क्या हो जाएगा मेरे पास tan थीटा c1 तो आ जाएगा, लेकिन ये कंपोनेंट क्या है, वेरिएबल कंपोनेंट, ये बदलते रहते हैं। मुझे क्या चाहिए, मुझे ऐसे कंपोनेंट चाहिए जो बदलते नहीं। और हम मान के चलते हैं कि मास के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बहुत रेयर चेंज होते हैं, ठीक है, किसमें, नॉन रिलेटिविस्टिक के अंदर, ठीक है। तो मुझे मेरा फर्स्ट टास्क क्या रहेगा, मेरा टास्क रहेगा एक तो VCM निकालने का, और एक टास्क रहेगा V'(C1) निकालने का, ठीक है। देखो फर्स्ट में निकालता हूँ VC1, ठीक है। आपको पता होगा सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला अपन सिंपल लिखते हैं वो मैं एग्जैक्ट लिख देता हूँ बिफोर कोलिजन के अंदर, ठीक है। वो क्या होता है एग्जैक्टली आपका, वो एग्जैक्टली होता है आपका M1 VL1 प्लस आपका M2, ठीक है, VL2 आपका, और आपका M1 प्लस आपका M2 होगा, क्लियर होगा। और यहाँ पे देख लेना कि जो आपका VL2 है, ठीक है, VL2 आपका 0 होगा, क्योंकि आपने क्या कहा था स्टार्टिंग में कि वो टारगेट जो है वो स्टेबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको थोड़ा सा मैं ब्रीफ लिखूँ तो क्या लिख पाऊंगा, आपका M1, ठीक है, और ये आपका एग्जैक्टली कॉमन अपॉन क्या हो जाएगा आपका M1 प्लस आपका M2, और ये आपका VL1 हो जाएगा। ये एग्जैक्टली पोर्शन आपका बच जाएगा। रिमेंबर रखना, थोड़ा सा ट्विस्टी हो गया तो एग्जैक्टली आपको याद रखना है ये वाला पोर्शन, ठीक है, कि ये आपका फॉर्मूला बन गया है VCM का, ठीक है। लेकिन VCM के फॉर्मूले हमें चाहिए क्या था, हमें तो चाहिए था कि V'(C1) इसके बटा में आ जाए, ठीक है, सॉरी मल्टीपल में आ जाए और वो कैंसिल आउट हो जाए, लेकिन हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास VL1 आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, VC1 की वैल्यू के लिए रिलेशन ढूंढेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये रिलेशन शो करता है कि L1 की VCM की वैल्यू पुट करके आप VC1 की वैल्यू निकाल सकते हो, पर हमें चाहिए क्या, हमें तो डैश की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, VC1 की वैल्यू निकालेंगे। सिंपली मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इस इक्वेशन का यूज करूंगा मैं इस वाली इक्वेशन के अंदर, ठीक है। तो आपका VL1 इक्वल टू आपका VCM की वैल्यू मैं यहाँ से लिखूंगा, ठीक है, M1 आपका M1 प्लस आपका M2 और आपका VL1, ठीक है, और आपका प्लस आपका क्या रहेगा VC1, ठीक है। यहाँ से मैं VC1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्लियरली, मैं इसको इधर सेंड करूंगा, ठीक है, और जो माइनस होगा मैं करूंगा, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा VC1 इक्वल टू, ये जब इधर सेंड होगा तो क्या होगा 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस आपका M2, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका VL1। देखो एग्जैक्टली ये हो गया, मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ आराम से। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा अगर, तो मेरे पास वैल्यू क्या बचेगी, मेरे पास बचेगी आपकी M2 अपॉन M1 प्लस आपका M2 और VC1, सॉरी L1 बचेगा, ठीक है। इस नोटेशन का विशेष ध्यान रखना, नोटेशन ही मैंने इसमें, ठीक है। ये मेरे पास में वैल्यू बच गई, किसकी वैल्यू आई, VC1 की वैल्यू आई, लेकिन अभी भी मेरे पास मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए थी, V'(C1) की चाहिए थी, वो अभी तक नहीं आई है। इसको सॉल्व करने के लिए हम सिंपल कोलिजन को अपन जो कंजर्वेशन जो नियम काम में लेते हैं, पहला क्या लेते हैं मोमेंटम का लेते हैं, दूसरा क्या लेते हैं अपन जो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन या एनर्जी कंजर्वेशन लेते हैं, ठीक है। तो मेरे को वैल्यू क्या चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए V'(C1) चाहिए, मतलब सेंटर ऑफ मास फ्रेम में मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, मोमेंटम कंजर्वेशन का नियम लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ सेंटर ऑफ मास फ्रेम, तो CMF का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहा हूँ। आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी होगी कि जो आपका सेंटर ऑफ मास फ्रेम होता है वो हमेशा रेस्ट में रहता है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ रेस्ट में क्यों रहता है, क्योंकि उसी पोजीशन पे खड़े होकर के आप सारी घटना को देख रहे होते हो, तो आपके सापेक्ष भले आप मोशन में हो, लेकिन आपके सापेक्ष आप रेफरेंस फ्रेम में हो, तो क्या होगा, आपके सापेक्ष सभी गतिमान होंगे, भले ही वो स्टेबल हो, आप गति कर, फिर भी आपको क्या लगेगा जैसे वो गति कर रहा है। ये ठीक वैसा ही एग्जांपल है जैसे कि आप अगर बस में बैठे होते हो, ठीक है, आपको क्या लगते हैं कि पेड़ चल रहे हैं, असल में पेड़ नहीं चल रहे होते हैं, असल में वो गाड़ी चल रही होती है। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में क्या होता है, वो हमेशा रेस्ट होता है। इसका मतलब क्या हुआ, वहां पर जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। उसको एग्जैक्टली अपन देखें अगर, तो फर्स्ट एग्जांपल लेता हूँ एग्जैक्टली में यहाँ वाला, ठीक है, ये C1 वाला जो बिफोर कोलिजन वाला एग्जांपल लेता हूँ। तो बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम मान लेता हूँ मैं P1 मोमेंटम, ठीक है, बिफोर कोलिजन माना P1, ठीक है। और वो क्या होगा आपका M1 होगा और आपका
VC1 होगा, ठीक है, और प्लस में यहाँ पर क्या होगा, सॉरी माइनस में होगा। माइनस क्यों होगा आपका, क्योंकि देखो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में क्या होगा, ये पार्टिकल इधर आता नजर आएगा आपको और ये पार्टिकल इधर आता हुआ नजर आएगा, मतलब क्या होगा, दोनों अपोजिट आते हुए नजर आएंगे। तो मतलब इसको आप अगर प्लस में लेते तो उसको आपको माइनस में लेना पड़ेगा क्योंकि इसके विरुद्ध आ रहा है, ठीक है। मतलब माइनस आपका M2 और VC2 इज इक्वल टू 0। मैंने 0 क्यों लिखा, क्योंकि जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, एग्जैक्टली आपका 0 होता है सेंटर ऑफ मास का। सिमिलरली ये तो मैंने लिया है बिफोर कोलिजन, ठीक है। अगर मैं आफ्टर कोलिजन लेता हूँ, मान लिया मैंने P2 ले लिया, ठीक है, वो भी सिमिलरली क्या होगा आपका M1 VC1 डैश, ठीक है, माइनस आपका M2 VC2 डैश इक्वल टू आपका 0 होगा, ठीक है। यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं VC2 की वैल्यू निकालूंगा। ऐसा क्यों करूंगा मैं आपको रीजन दूंगा इसका आपको। इस वाले इक्वेशन से मैंने वैल्यू क्या निकाली, VC2 एग्जैक्टली किसके बराबर होगा आपका, वो होगा आपका M1, ठीक है, आपका M2 और VC1 के, ठीक है। और यहाँ से मैं VC2 डैश की वैल्यू निकालूंगा, वो क्या होगी आपकी M1 होगी आपकी, और आपकी M2 होगी और VC1 डैश होगी, ठीक है। एक्चुअली आप चाहो अगर तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल के पुट भी कर सकते हो, लेकिन अपने को वो पुट करने पर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है, वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, दो वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। अब हमारा नियम क्या है, अब हम लगाएंगे यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन का नियम लगाएंगे, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया है मैंने किसमें, सेंटर ऑफ मास पे, ठीक है। तो सिंपल क्या होगा, पार्टिकल ऑलरेडी गति के अंदर है तो वहाँ पे हम केवल काइनेटिक एनर्जी को ही कंसिडर करेंगे। तो सिंपल मैं काइनेटिक एनर्जी लिखता हूँ बिफोर की और आफ्टर की। तो फर्स्ट मैं बिफोर की लिख देता हूँ, वो क्या होगी आपकी 1/2 M1 VC1 का स्क्वायर प्लस 1/2 M2 VC2 का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 M1 V डैश C1 का स्क्वायर प्लस आपका 1/2 M2 VC2 डैश का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया एग्जैक्टली आपका। अब देखो यहाँ पर क्या करूंगा मैं कि मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, मेरे को वैल्यू निकालनी है VC1 डैश की निकालनी है। इसका मतलब क्या करूंगा मैं, जो C2 की वैल्यू है वो एग्जैक्टली ऊपर से पुट करूंगा, ठीक है, इस इक्वेशन से। देखो यहाँ पर मैं जो है वो VC2 की वैल्यू पुट करूंगा, यहाँ पर 1/2 मैंने सब में से काट दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा आपका M1, ठीक है, VC1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आपका M2 डॉट आपका, ठीक है, VC2 का स्क्वायर मतलब ये वाला, ठीक है, यहाँ पर आपका M1 का स्क्वायर अपॉन में आपका M2 का स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा VC1 का स्क्वायर। क्लियर हो गया आपका यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर देखो एग्जैक्टली 1/2 कैंसिल आउट हो चुका है आपका M1, ठीक है, आपका VC1 डैश का स्क्वायर और मुझे V2C डैश की वैल्यू पुट करना है, ठीक है, प्लस आपका M2 डॉट आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका, इस वैल्यू को पुट कर रहा हूँ तो M1 का स्क्वायर अपॉन आपका M2 का स्क्वायर और आपका VC1 डैश का स्क्वायर। इस प्रकार मैंने एग्जैक्टली यहाँ पर कंजर्वेशन नियम होल्ड कर दिया। अब देखो मुझे, मैं यहाँ से C1 की वैल्यू को निकाल सकता हूँ, ठीक है, VC1 की। इसको देखना एग्जैक्टली यहाँ देखोगे आप VC1 की स्क्वायर की वैल्यू को मैंने कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा मेरे पास M1 बचेगा, या फिर एग्जैक्टली काम करता हूँ मैं M1 भी कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, M1 भी मैं कॉमन ले लेता हूँ साथ में, ठीक है, और मैंने M1 को कॉमन ले लिया। जब मैं M1 को कॉमन लेता हूँ तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1, ठीक है, प्लस आपका यहाँ क्या होगा देखो एग्जैक्टली आपका ये जो M2 है आपका, ठीक है, वो एग्जैक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ से M2 कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा यहाँ पर, और एग्जैक्टली देखो यहाँ पर मैं एग्जैक्टली यहाँ पे वापस अगेन वही आपका M1 और आपका VC और आपका 1 डैश स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा आपका, यहाँ आपका 1 बचेगा प्लस यहाँ पर क्या बचेगा M2 कैंसिल हो जाएगा और आपका M1 अपॉन आपका M2 रिमेन बचेगा, ठीक है। और देखो एग्जैक्टली इस इक्वेशन को गौर से देखना, दोनों तरफ इक्वेशन सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है, और M1 इधर भी M1 इधर भी हो गया, क्या होगा एग्जैक्टली आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और आपकी वैल्यू क्या बचेगी, आपकी वैल्यू बचेगी VC1 स्क्वायर इक्वल टू VC1 डैश का स्क्वायर। ये वैल्यू बचेगी एग्जैक्टली पूरा आपको। इससे आपको क्या फाइंड आउट होता है, इससे आपको फाइंड आउट होता है जो सबसे अपना मेन रिजल्ट है, वो क्या एग्जैक्टली आपका VC1 इक्वल टू VC1 डैश, ये रिजल्ट आपको फाइंड आउट होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ
कि VC1 की जो वैल्यू है, यानी कि जो बिफोर जो कोलिजन जो वैल्यू है सेंटर ऑफ मास की, पहले पार्टिकल की, वही वेलोसिटी बाद में भी रहेगी इलास्टिक कोलिजन के अंदर, ठीक है। कब? जब यहाँ से स्कैटर्ड होने के बाद। और देखो इस इक्वेशन में मैंने क्या किया था, मैंने एग्जैक्टली C2 की वैल्यू को पुट किया था। अगर आप इसको जस्ट रिवर्स करते हो, अगर आप यहाँ पर C1 की वैल्यू को निकाल लेते, C1 को निकाल सकते हो आराम से, M2/M1। अगर C1 की वैल्यू को आप यहाँ पुट करते हो पूरे में, तो हमारा फाइनल जो आउटकम आता बहुत सिमिलर होता, लेकिन थोड़ा चेंज होता, ठीक है। वो एग्जैक्टली क्या होता है, वो होता है आपका VC2 इक्वल टू VC2 डैश। ये एग्जैक्टली अपना नेक्स्ट रिजल्ट होता अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पुट करता। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ऐसा, क्योंकि जब नेक्स्ट अपन एक स्टेप करेंगे तो उसके लिए पूरा अपन यहाँ ड्राइव नहीं करेंगे, अपन सीधा ये वाले रिजल्ट काम में लेंगे, ठीक है। तो इन दो रिजल्ट्स को अपने को याद रखना है। अब अपने को ये तो फाइंड आउट हो गया कि V'(C1) की वैल्यू किसके बराबर है, VC1 के बराबर है, और V'(C1) की वैल्यू जो है मेरे को यहाँ पर चाहिए, ठीक है। और C1 की जो वैल्यू है एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे निकाल रखी है, वो किसके बराबर है, वो एग्जैक्टली इसके बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या करूंगा, मैं VCM की वैल्यू को और दोनों वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा, ठीक है। जो को एग्जैक्टली मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, मैं एग्जैक्टली यहाँ पर अभी। अब देखो मैं इसको करता हूँ स्टार्ट, है ना। मैं VCM अपॉन आपके VCM अपॉन आपका VC1 डैश को केवल इस पोर्शन को सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। VCM की वैल्यू क्या है मेरी, वो है M1 अपॉन, ठीक है, वो मेरी वैल्यू है M1 अपॉन M1 प्लस आपका M2 और VL1 वैल्यू है, ठीक है। और नीचे अपॉन वैल्यू VC1 की वैल्यू आ रही है, क्योंकि मेरे को क्या वो किसके बराबर है, C1 डैश के बराबर है, ठीक है। वो किस में आएगी, इसके जस्ट बटा में आएगी, ठीक है। बटा वैल्यू कितनी आएगी आपकी, वो आएगी एग्जैक्टली आपकी M2 अपॉन आपका M1 प्लस आपका M2 और वो क्या है VL1। एग्जैक्ट हो गया आपका। इसको आप सॉल्व करोगे अगर तो VL1 कैंसिल हो जाएगा आपका, और जस्ट इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा एग्जैक्टली आपका VCM बराबर V'(C1) इक्वल टू M1 अपॉन आपका M2। ये एग्जैक्टली आपकी वैल्यू आएगी इसकी सॉल्व करने पर। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो ये वाला जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। वो हमारा क्या हो जाएगा, वो एग्जैक्टली हमारा हो जाएगा tan थीटा L, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा sin थीटा, जो भी एग्जैक्टली ऐसा कैसा रहेगा, sin थीटा C एग्जैक्टली ऐसा कैसा रहेगा C1, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है cos थीटा C1, ठीक है, cos थीटा C1 प्लस, और ये जो पोर्शन है वो M1 अपॉन M2 हो जाएगा इस वाली इक्वेशन से, ठीक है। M1, ठीक है, अपॉन आपका M2। ये एग्जैक्टली हमारा रिलेशन फाइंड आउट हो गया, ठीक। इसमें आपके थीटा L मतलब इसमें और आपके एग्जैक्टली इसके अंदर ये रिलेशन फाइंड आउट हो गया, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली एक रिलेशन बाकी रह गया, अभी क्या बाकी रह गया, ये वाला रिलेशन बाकी रह गया कि इसमें जो कि इसे कई बार कहा था, वो जो पहला पार्टिकल गया ना M1, ठीक है, वो तो क्या है, वो तो प्रोजेक्टाइल था, ठीक है। प्रोजेक्ट मतलब जो आने वाला पार्टिकल था, टारगेट से टकराया और निकल गया, लेकिन उसने जो टारगेट को मोमेंटम ट्रांसफर किया तो टारगेट पे अपनी पोजीशन से हिला, ठीक है। तो जो टारगेट अपनी पोजीशन से हिला है, ठीक है, उसके एंगल में और सेंटर ऑफ मास में जो पार्टिकल हिला है उसके एंगल में क्या रिलेशन होगा, यानी कि सिंपल है आपका थीटा L2 में और आपका थीटा C2 में क्या रिलेशन होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल ये नीचे वाला ट्रायंगल काम मिलेंगे, ठीक है। इस ट्रायंगल में वही पोर्शन काम मिलेंगे, वही आपका जो cos कंपोनेंट होगा एक्स एक्सिस में, वही आपका sin कंपोनेंट होगा। तो सिमिलर देखो एग्जैक्टली मैं एग्जैक्टली पहले लेता हूँ x कंपोनेंट, ठीक है। तो एग्जैक्टली हमारा क्या होगा, फर्स्ट ये वाला कंपोनेंट ऊपर की ओर होगा, ठीक है, जो कि इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इस तरफ डायरेक्शन होगी, ठीक है। वो क्या होगा एग्जैक्टली आपका v आपका L2 डैश आपका जो है कोस होगा, ठीक है, आपका ना कोस और थीटा L2, ठीक है, थीटा L2 हो गया। और फिर देखो इस इक्वेशन से हमारे क्या होगा VCM आएगा, ठीक है, आपका VCM आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट देखो ये इस चीज को थोड़ा जो थीटा C2 जो है इसको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंड कर लीजिए। ये पूरी एक्स एक्सिस कितने की है, 180 की है, ठीक है। ये वाला कोण और ये वाला कोण जो है दोनों आमने सामने के कोण है। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला एंगल जो होगा वो क्या होगा, थीटा C1 होगा, क्लियर होगा। और 180 में से घटा दूंगा तो कितना बचेगा,
ये एंगल जो होगा कितना होगा, वो एग्जैक्टली पाई माइनस थीटा C1 होगा। क्लियर होगा। और यहाँ पर अगर मैं इसका कोस कंपोनेंट लेता हूँ तो वो कोस कंपोनेंट किस में आएगा, पाई, उसका एंगल क्या होगा, थीटा माइनस पाई माइनस थीटा C होगा। उसको मैं जस्ट कन्वर्ट करूंगा तो क्या होगा, माइनस पर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल मैं लिख देता हूँ, देखिए आपको माइनस आपका पहले इसकी वेलोसिटी कितनी है v है आपके C2 डैश वेलोसिटी है और कोस थीटा C। मैंने माइनस क्यों लिया, क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो मैं पाई माइनस थीटा C1 ले सकता हूँ। ठीक है, C1 एग्जैक्टली में ले सकता हूँ और बाद में मैं इसको चेंज करूँ क्या होगा एग्जैक्टली माइनस y कंपोनेंट। देखो एग्जैक्टली यहाँ पे कि सिमिलर वही केस रहेगा, इसमें ये कंपोनेंट यहाँ पर होगा, ये कंपोनेंट यहाँ पर होगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये कंपोनेंट क्या होगा, वो कंपोनेंट होगा आपका v डैश L2 आपका साइन थीटा सॉरी L और आपका 2 और ये माइनस में, माइनस क्यों वाला मैंने अगेन बोला आपको, क्योंकि वो पाई माइनस थीटा C वाला कंपोनेंट इसलिए। ठीक है, तो वो एग्जैक्टली क्या होगा, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो ऊपर वाले में कि ये जो थीटा एंगल है ना वो इस तरफ इसके अपोजिट है, इसलिए उसको माइनस किया है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा माइनस आपका VC2 डैश और आपका ये हो जाएगा साइन, ठीक है, और थीटा C2। ठीक है, और ये एग्जैक्टली आपका यहाँ से पूरा एंगल हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जस्ट इसको वही वाला पोर्शन सॉरी C1, ठीक है ना, माइनस ले लिया मैंने इसकी। ठीक है, यहाँ पे अब देखो सेम यही वाला जो मैंने अप एंड डाउन किया था। ठीक है, मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, इस पोर्शन को ऊपर रखना, इस पोर्शन को नीचे से डिवाइड कर देता हूँ। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे 10 बचेगा। ठीक है, tan थीटा L2 बचेगा इक्वल टू, यहाँ ऊपर क्या बचेगा आपका VCM, ये ऊपर क्या बचेगा आपका V डैश C2 साइन थीटा C1 होगा और नीचे क्या होगा आपका VCM माइनस V डैश C2 कोस थीटा C1 होगा। ठीक है, अब यहाँ से एग्जैक्ट देखो आप जब V डैश C2 को मैं कॉमन लूंगा और मैं उसको कैंसिल आउट कर दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा tan थीटा L2 इक्वल टू, यहाँ ऊपर बचेगा मेरे पास केवल साइन थीटा C1 और यहाँ से क्या होगा एग्जैक्टली आपका माइनस, ठीक है, कोस थीटा C1 प्लस आपका VCM अपॉन V डैश C2। ये एग्जैक्टली होगा। अगेन मेरा वही टास्क रहेगा VCM और V डैश C2 को सॉल्व करने का। ठीक है, देखो मैं V डैश C2 को अगर मैं सॉल्व करना चाहता हूँ अगर मैं, तो देखो मेरे पास देखो ये वैल्यू मुझे फाइंड आउट होगी, पहले आपको याद है ना, V डैश C2 किसके बराबर है आपका, वो VC2 के बराबर है। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मेरे को VC2 की वैल्यू चाहिए, तो VC2 की वैल्यू क्या है, VC2 की वैल्यू है M1 M2 और VC1 वैल्यू है, मतलब क्या हुआ, मतलब V2 की जो वैल्यू है मेरी वो एग्जैक्टली क्या है M1 कौन आपका M2 और C1 है आपका, और C1 की जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली क्या है मेरी, ये वाली वैल्यू है मेरी एग्जैक्टली। ठीक है, तो वहां से मुझे क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा वहां से आपका M2 अपॉन आपका M1 प्लस आपका M2 मिलेगा। ठीक है, ये हो जाएगी मेरी आपकी VC2 कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे ना VC2 डैश की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और इसको अगर मैं पूरा सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा मेरे पास में, मेरे पास बचेगा M1 अपॉन आपका M1 प्लस आपका M2। ठीक है, और VL, ठीक है, VL1 है ना, VL1 यहाँ से VL1 होगा। ठीक है, अब देखो इस ये तो किसकी वैल्यू है, C2 की वैल्यू। ठीक है, और VCM की वैल्यू क्या है, VCM की वैल्यू लिखते हैं अपन, VCM की वैल्यू, VCM की पता है वो कौन सी वाली वैल्यू है आपकी, ये वाली वैल्यू VCM की। ठीक है, वो एग्जैक्टली क्या है आपकी, वो एग्जैक्टली है आपकी M1, ठीक है, और VL1 और M1 प्लस आपका M2 वैल्यू। क्लियर हो गया आपको। ठीक है, अब देखो दोनों को नोट करना, एक वैल्यू ये है आपकी, एक वैल्यू है, दोनों क्या एग्जैक्टली आपकी सेम वैल्यू है। ठीक है, तो यानी कि VCM, ठीक है, अपॉन आपका V डैश 2C जो है वो एग्जैक्टली क्या होगा, वो एग्जैक्टली 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा और उस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दोगे तो आपका वैल्यू क्या आएगा आपका tan थीटा C2 इक्वल टू आपका वो होगा साइन थीटा, ठीक है, C1 और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस कोस थीटा C1।
ये एग्जैक्टली हमारा जो है वो इसका नेक्स्ट का भी हमारा रिलेशन एग्जैक्टली हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन फुल डिटेल में हमने देखा कि लेफ्ट फ्रेम में और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में एंगल्स में क्या रिलेशन होते हैं, और नेक्स्ट के अंदर हम एग्जैक्टली इनके एक और रिलेशन के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।